आज हमारे हाथ एक बहुत ही मजेदार चीज लगी है। अच्छा। हाँ, ये एक वन शॉट एजुकेशनल वीडियो की स्क्रिप्ट है। ओके। और इसका मकसद है यूपीएससी या एसएससी की तैयारी करने वालों को, मतलब पूरे भारतीय भूगोल का एक सुपर फास्ट टूर करवाना। समझ गई, मतलब कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी। बिल्कुल। तो हमने सोचा क्यों ना इस स्क्रिप्ट को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करें और भारत के भूगोल की एक तेज तर्रार यात्रा पर निकलें। ये तो बहुत दिलचस्प रहेगा। ये स्क्रिप्ट्स ना किसी भी बड़े विषय का सार निकालने में कमाल होती हैं। हाँ, वो बताती हैं कि सबसे जरूरी क्या है। सही। ये हमें बताती हैं कि किसी विषय के सबसे जरूरी हिस्से कौन से हैं। तो चलिए इस नक्शे के सहारे देखते हैं कि भारत की जमीन की कहानी क्या है और कैसे यहाँ के पहाड़, मैदान और नदियां मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए भारत के नक्शे को अपने दिमाग में लाते हैं। सबसे पहले क्या नजर आता है? शायद उत्तर में वो सफेद बर्फीली दीवार हिमालय और 3 तरफ से नीला समंदर। बिल्कुल। किसी भी देश के भूगोल को समझने का यही शुरुआती बिंदु होता है ना? बिल्कुल। ये स्क्रिप्ट भी यहीं से शुरू होती है, भारत की स्थिति से। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। हाँ, और ये सिर्फ दिशाएं नहीं है, ये भारत की कुदरती किलाबंदी है। हजारों सालों से इन सीमाओं ने भारत को एक अलग, एक यूनिक पहचान दी है। अक्षांश और देशांतर भी दिए हैं इसमें। हाँ, वो जो आंकड़े दिए गए हैं वो इसी भौगोलिक पहचान को एक कह सकते हैं कि सटीक पता देते हैं। ये दिलचस्प है कि आपने इसे किलाबंदी कहा। मतलब ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने हमारे इतिहास और संस्कृति को भी शेक दिया है। यही तो भूगोल का जादू है। हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो एक मौसम बनाने वाली मशीन है। अच्छा। एक सांस्कृतिक विभाजक है और एक सुरक्षा कवच भी। और इसी तरह 3 तरफ का जो समंदर है वो हमें दुनिया से जोड़ता भी है और एक सीमा भी बनाता है। सही बात है। तो भूगोल कभी भी सिर्फ जमीन का अध्ययन नहीं होता, ये हमेशा इंसानी कहानी से जुड़ा होता है। ठीक है, तो बुनियाद तैयार हो गई है। अब उस प्राकृतिक दीवार की बात करते हैं, यानी हिमालय की। स्क्रिप्ट इसे 3 हिस्सों में बांटती है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हाँ, ये सुनने में तो स्कूल की किताब जैसा लगता है, लेकिन शायद इसमें गहरी कहानी छुपी है। हाँ, इसे 3 किरदारों की तरह सोच सकते हैं। ओके। सबसे पहले हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय। ये सबसे बड़ा, सबसे बुजुर्ग और सबसे ताकतवर भाई है। दुनिया की छत, जहां माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां आसमान से बातें करती हैं। वाह। यहाँ ज्यादातर बर्फ रहती है और इंसानी दखल कम है। ये शक्ति का प्रतीक है एक तरह से। और दूसरा? हिमाचल। हिमाचल या लेसर हिमालय मंझला भाई है। ये न तो हिमाद्री जितना ऊंचा है और ना ही शिवालिक जितना नया। ये वो जगह है जहां इंसान और पहाड़ मिलते हैं। शिमला, मसूरी। हाँ, शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन यही हैं। यहाँ पर्यटन है, खेती है, जीवन है। ये वो हिस्सा है जिसके साथ हमारा सबसे ज्यादा रिश्ता है। और आखिर में शिवालिक, जिसे सबसे युवा और बेचैन बताया गया है। बिल्कुल, शिवालिक सबसे छोटा और सबसे नया भाई है। ये अभी भी बन रहा है, आकार ले रहा है, इसीलिए ये बहुत नाजुक और अस्थिर है। तो भूस्खलन वाली बात। हाँ, स्क्रिप्ट में भूस्खलन का जिक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशारा है। जब भी हम मानसून में भूस्खलन की खबरें सुनते हैं तो असल में हम शिवालिक को उसकी युवावस्था की बेचैनी में देख रहे होते हैं। वाह। ये सिर्फ एक अकादमिक तथ्य नहीं है, इसका सीधा असर वहां रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ता है। वाह। इस तरह से तो ये तीनों नाम आसानी से याद रह जाएंगे। और स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि हिमालय मानसून की हवाओं को रोकता है और दक्षिण से आने वाली नमी से भरी मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में बारिश करवाता है। अच्छा। अगर हिमालय न होता तो ये हवाएं सीधा मध्य एशिया निकल जाती और उत्तर भारत शायद एक ठंडा रेगिस्तान होता। सोचा ही नहीं कभी इस तरह। और गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां इन्हीं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से बनती हैं, जो अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी मैदानों तक लाती हैं। और यहीं से कहानी मैदानों तक पहुंचती है। जैसे ही हम पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, हम उत्तरी भारत के विशाल मैदानों में आ जाते हैं। बिल्कुल। स्क्रिप्ट के मुताबिक ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की लाई हुई मिट्टी से बने हैं और इन्हें देश का अन्न भंडार कहा गया है। और ये बिल्कुल सही है। ये मैदान एक तरह से हिमालय के बच्चे हैं। अच्छा। लाखों सालों तक नदियों ने पहाड़ों को काटकर जो मिट्टी बिछाई,
उसी से ये उपजाऊ मैदान बने। इसीलिए ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। हाँ, ये तो है। जहां पानी और उपजाऊ जमीन होगी, वहां सभ्यताएं बसेंगी ही। एक मिनट, यहाँ स्क्रिप्ट में सिर्फ गेहूं, चावल और गन्ने का ही जिक्र है। ये तो ठीक है, लेकिन क्या इन विशाल मैदानों की कहानी सिर्फ इन 3 फसलों तक ही सीमित है? क्या इस तरह के सरलीकरण से हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विविधताओं को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वन शॉट वीडियो का मकसद ही यही है, सबसे मुख्य चीजों को पकड़ना। राइट। गेहूं, चावल और गन्ना इस इलाके की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए उनका जिक्र है। लेकिन आप सही हैं, असलियत में यहाँ दालों से लेकर सब्जियों और सरसों तक बहुत कुछ उगता है। बिल्कुल। पंजाब का गेहूं, बंगाल के चावल और उत्तर प्रदेश के गन्ने की अपनी अपनी कहानियां हैं। सरलीकरण सीखने का पहला कदम है, लेकिन पूरी कहानी हमेशा ज्यादा जटिल और रंगीन होती है। समझ गया। तो ये मैदान जीवन का केंद्र है क्योंकि यहाँ पानी है, लेकिन अगर हम थोड़ा पश्चिम की ओर चलें तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। एकदम। जहाँ गंगा का उपजाऊ मैदान खत्म होता है, वहीं से थार का सूखा रेगिस्तान शुरू हो जाता है। ये इतना बड़ा अंतर क्यों? ये भूगोल का एक और नाटक है। इसका मुख्य कारण है अरावली की पहाड़ियां। अरावली? हाँ, जब मानसून की हवाएं पश्चिम से आती हैं तो वो अरावली के समानांतर निकल जाती हैं और इस इलाके में बारिश नहीं कर पाती। ओ, तो वो रोकती नहीं है हवाओं को? नहीं। तो एक तरफ गंगा यमुना का हरा भरा मैदान है और दूसरी तरफ अरावली की वजह से बना रेन शेडो इलाका, यानी थार का रेगिस्तान। मतलब एक ही देश में 2 अलग-अलग दुनियाएं, सिर्फ एक पहाड़ी की वजह से? बिल्कुल। ये तो कमाल है। अब स्क्रिप्ट हमें दक्षिण की ओर ले जाती है, दक्कन के पठार पर। इसे भारत का सबसे पुराना भूभाग बताया गया है, जो ज्वालामुखीय चट्टानों से बना है। और यहाँ 2 घाटियों का जिक्र है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। हाँ, दक्कन का पठार भारत की पुरानी तिजोरी जैसा है। तिजोरी? हाँ, ये लाखों साल पुराने लावा से बना है और इसीलिए ये खनिजों से भरपूर है। लोहा, कोयला, बॉक्साइट सब यही मिलता है। अच्छा। और इस पठार के 2 किनारे हैं, जैसे 2 हाथ। पश्चिमी घाट ऊंचा, मजबूत और लगातार है। ये मानसून की हवाओं को सीधे रोकता है, इसलिए यहाँ बहुत भारी बारिश होती है। और घने जंगल हैं, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं। और पूर्वी घाट वो अलग है? हाँ, पूर्वी घाट इसके मुकाबले कम ऊंचा, टूटा फूटा और कह सकते हैं बूढ़ा है। नदियां ऐसे कई जगहों से काटकर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। अच्छा, इसीलिए वो टूटा फूटा है? बिल्कुल, इसलिए यहाँ बारिश भी कम होती है और जंगल भी उतने घने नहीं है। ये दोनों घाट मिलकर प्रायद्वीपीय भारत के मौसम और नदियों के बहाव को नियंत्रित करते हैं। नदियों के बहाव की बात चली है तो मुझे यहाँ एक बात हमेशा से हैरान करती आई है। क्या? भारत की लगभग सभी बड़ी नदियां, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन ये 2 नदियां, नर्मदा और ताप्ती, ये अरब सागर की ओर क्यों भागती हैं? क्या ये बागी नदियां हैं? आप इन्हें बागी कह सकते हैं। इसका कारण भी जमीन की बनावट में ही छिपा है। अच्छा। ये दोनों नदियां एक दरार घाटी या रिफ्ट वैली में बहती हैं। इसे ऐसे समझिए कि जमीन का एक लंबा हिस्सा दोनों तरफ से नीचे धंस गया, जिससे एक गहरी घाटी बन गई। ओके। तो इन नदियों को पश्चिम की ओर एक दौड़ना मिल गया और ये उसी का अनुसरण करती हैं। तो ये बागी नहीं है, बस एक अलग रास्ते पर चल रही हैं, जिसे भूविज्ञान ने इनके लिए बनाया है। वाह, ये तो बहुत ही सरल तरीके से समझ आ गया। अब पठार से उतरकर हम समंदर के किनारों यानी तटीय मैदानों पर आते हैं। कोस्टल प्लेन्स। हाँ, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। स्क्रिप्ट में बताया गया है कि यहाँ बंदरगाहों का खूब विकास हुआ है। और दोनों तटों का चरित्र भी अलग अलग है। पश्चिमी तट संकरा और चट्टानी है। समंदर की लहरों ने इसे काफी काटा छांटा है, इसलिए यहाँ मुंबई और कोच्चि जैसे कई शानदार प्राकृतिक बंदरगाह हैं। और पूर्वी तट? वहीं पूर्वी तट ज्यादा चौड़ा और समतल है। यहाँ नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जो चावल की खेती के लिए तो बेहतरीन है। लेकिन गहरे बंदरगाहों के लिए नहीं? बिल्कुल, गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उतने अच्छे नहीं। फिर भी यहाँ चेन्नई और विशाखापट्टनम जैसे बड़े बंदरगाह विकसित किए गए हैं। ये दिखाता है कि भूगोल हमें अवसर भी देता है और चुनौतियां भी। सही बात है। और आखिर में स्क्रिप्ट पूरी कहानी को एक शब्द में समेट देती है, मानसूनी जलवायु। लगता है जैसे सब कुछ आकर इसी एक चीज से जुड़ जाता है। बिल्कुल, मानसून वो धागा है जो भारत के इस पूरे भौगोलिक स्वेटर को बुनता है। वाह, क्या बात है।
हिमालय उन हवाओं को पकड़ता है, उत्तरी मैदान उसी बारिश से सींचे जाते हैं। पठार पर होने वाली बारिश का पैटर्न भी मॉनसून ही तय करता है। नदियां मॉनसून में ही उफान पर आती हैं। हमारी खेती, त्योहार, सब कुछ। हाँ, हमारी खेती, हमारे त्योहार, हमारा खान पान सब कुछ मॉनसून के इर्द गिर्द घूमता है। ये सिर्फ मौसम की एक घटना नहीं है, ये भारतीय उपमहाद्वीप का धड़कता हुआ दिल है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? स्क्रिप्ट के अंत में कुछ वन शॉट रिवीजन पॉइंट्स दिए गए हैं जो मुझे तो कमाल के लगे। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। ये कहते हैं हिमालय इज इक्वल टू जलवायु प्लस सुरक्षा, सही। मैदान इज इक्वल टू कृषि प्लस जनसंख्या, पठार इज इक्वल टू खनिज, और तट इज इक्वल टू व्यापार। हाँ, यह तो किसी भी विषय को याद रखने का एक शानदार फॉर्मूला है। हाँ, ये एक बहुत ही ताकतवर शिक्षण तकनीक है। ये जटिल संबंधों को आसान समीकरणों में बदल देती है। परीक्षा के दबाव में ये फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। मैदान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो कृषि और आबादी का केंद्र है। पठार सिर्फ ऊंची जमीन नहीं, वो खनिजों का खजाना है। ये चीजों को उनके काम से जोड़कर याद रखने में मदद करता है। लेकिन चलिए इस फॉर्मूले को परखते हैं। जैसे एक पॉइंट है पठार इक्वल टू खनिज। अगर कोई छात्र सिर्फ यही एक बात याद कर ले तो असल में वो क्या खो रहा है? बहुत गहरा सवाल है। मतलब इस अधूरे ज्ञान से किसी मुद्दे की समझ कैसे गलत दिशा में जा सकती है? देखिए, अगर कोई सिर्फ पठार इज इक्वल टू खनिज याद रखता है तो वो पठार को सिर्फ एक खदान की तरह देखेगा। ओके। वो वहाँ रहने वाले आदिवासी समुदायों, उनकी अनूठी संस्कृति, वहाँ की समृद्ध जैव विविधता और पानी की कमी जैसी गंभीर समस्याओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा। बिल्कुल। तब विकास का मतलब सिर्फ खनन करना रह जाएगा और इसके इंसानी और पर्यावरणीय परिणामों पर ध्यान नहीं जाएगा। सरलीकरण एक शुरुआती बिंदु के लिए अच्छा है, लेकिन असली समझ बारीकियों में ही छिपी होती है। ये बहुत जरूरी बात है। तो ये स्क्रिप्ट हमें एक शानदार ढांचा तो देती है, लेकिन असल कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये हमें दिखाती है कि भारत का भूगोल सिर्फ पहाड़ों, मैदानों और पठारों का एक संग्रह नहीं है। सही कहा। ये एक जिंदा गतिशील प्रणाली है जहां हर चीज एक दूसरे पर असर डाल रही है। पहाड़ मैदानों को बनाते हैं, मैदान आबादी को पालते हैं, पठार अर्थव्यवस्था को ईंधन देते हैं और तट दुनिया से जोड़ते हैं। और इन सबको एक साथ बांधने वाला धागा है मानसून। बिल्कुल। इस स्क्रिप्ट की खूबी यही है कि ये इन सभी के काम या उद्देश्य को उजागर करती है जो सीधे तौर पर इंसानी जीवन को प्रभावित करता है। इस पूरी चर्चा ने भारत के नक्शे को मेरे दिमाग में जिंदा कर दिया है। हाँ। ये अब सिर्फ रंगीन धब्बे नहीं, बल्कि एक चलती फिरती कहानी लग रही है। और यही हमें एक आखिरी विचार पर छोड़ जाता है। हाँ। सीखने की आसानी के लिए इस स्रोत ने और हमने भी भूगोल को साफ सुथरे हिस्सों में बांट दिया। पहाड़, मैदान, पठार, तट। लेकिन जब हम देखते हैं कि कैसे मानसून पहाड़ों को मैदानों और समंदर से जोड़ता है या कैसे पठार की नदियां बहकर तटों तक पहुंचती हैं, तो ये सोचना पड़ता है कि एक भौगोलिक विशेषता असल में कहाँ खत्म होती है और दूसरी कहाँ से शुरू होती है। क्या ये दीवारें और सीमाएं जो हमने बनाई हैं वो सच में जमीन पर मौजूद है, या ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक तरीका है एक ऐसे विशाल और जुड़े हुए नज़ारे को समझने का जो असल में एक ही अखंड इकाई है?